हम मूर्ति से मांग रहे हैं, वो हमसे मांग रहा है। अकल लगाते ही नहीं, वो धंधा करते हैं हमारे विश्वास पर। मेरे समाज के लोगों, अपने जीवन को बदलिए। आप बदल सकते हो, देश में परिवर्तन ला सकते हो। आपको सिर्फ सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। जो पैसा आप अंधविश्वास में, पाखंड में लगाते हो, वही पैसा बच्चों की शिक्षा पर लगाइए। जो पैसा आप शराब पर लगाते हो, वही पैसा आप बच्चों के विकास पर लगाइए। कहने के लिए बहुत मुझसे, क्योंकि रात है, आपको मैंने सोते हुए से जगा दिया है और मेरा काम ही जगाने का है। तो मुझे ये करीब 8 महीने हो गए हापुड़ में, और मैंने तय किया है कि हापुड़ का ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ूंगा जहां मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। और मैं किसी भाड़े का पट्टू नहीं हूं, मैं किसी का गुलाम चाटूस नहीं हूं। मुझे समाज के लोग भी मेरी मदद करके चलाते हैं, लेकिन मेरे लिए एक दुख का कारण है। इन 8 महीने में मेरे किसी करोड़पति तो है ना इस हापुड़ में, बहुत सारे चौहान हैं, एक भी करोड़पति ने मुझे अपने घर पे खाना नहीं खिलाया 8 महीने में। ये भाई ने खाना खिलाया, खुशियां बेलदारी करते हैं, हमारी का काम करते हैं, और मेरे साथ आ जाते हैं कभी कभी। मेरी मोटरसाइकिल नहीं, अभी तो मैं खाना खा कर आया हूं, खाना खा के सो सकता था, लेकिन नहीं, मुझे लगा मुझे अपना काम और करना चाहिए। मैं पीर वाले मोहल्ले में था दिन में, अब इधर आ गया हूं, तो मैं काम लगातार करता रहूंगा। और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश में परिवर्तन आ सकता है, अगर आप चाहें तो। हम सत्ता तक तो पहुंच गए, अब ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये षड्यंत्र रचते हैं, इनको पता है कि ये शिक्षा मिल गई तो एक अम्बेडकर पैदा हो गया। तो ऐसे ही अगर इनके समाज में अम्बेडकर काशीराम पैदा होते रहेंगे, तो फिर ये संविधान छीन के हमारे हाथ में दे देंगे। क्योंकि प्राइमरी से बाबा साहब पढ़े, प्राइमरी से नितिन गौरी पढ़े, प्राइमरी से भैंजी पढ़ी, प्राइमरी से काशीराम पढ़े, प्राइमरी से डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बने, और प्राइमरी से डॉक्टर गैन पढ़े, प्राइमरी से डॉक्टर श्याम पढ़े। तो प्राइमरी से पढ़ लिख के ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन अपनी बराबरी को छीन के प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा, अपने बच्चों के अलग स्कूल खोल दिए, प्राइवेट, और जो हमारे बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ने लगे, क्योंकि जिनके पास रोजगार था आरक्षण के बदौलत, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, तो उनको डर सताने लगा कि वो प्राइवेट में पढ़ा रहे और हमारे ग्राउंड में आ रहे। तो उन्होंने क्या काम किया कि इनका रोजगार छीनो, उन्होंने निजीकरण किया, आरक्षण को खत्म किया, और फिर भी पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने शोध किया कैसे पढ़ रहे, तो जो बड़े बूढ़े रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, और बैठ के ज्ञान बांट रहे, अपनी पोते पोती को बता रहे, बेटी हमारे पास जींस की पैंट नहीं थी, हम पट्टे के पजामे में पढ़ लिए, हमारा पजामा छोटा हो गया तो मैं 4 इंच का मेटा ऊपर लगाया, पजामा को छोटा करके पढ़ लिए। तुम्हें तो 1 साल में कई पैंट मिल जाती है, बेटी पढ़ना। बेटी हमारे पास जूते नहीं थे, हम चप्पल में जाके पढ़ लिए। बेटी हमारे घर में लाइट नहीं थी, हम दिव्या में लैंप में पढ़ लिए। बेटी हमें सब्जी से रोटी मिलती थी, हम चटनी से खा के पढ़ लिए। बेटी हमारा स्कूल पास में नहीं था, हम पैदल जाके दूर दूर जाके पढ़ लिए। मेरी बेटी तू पढ़ना, तेरी मम्मी तुझे स्कूटी पे छोड़ के आती है, स्कूल नजदीक है, और तेरा बाप तुझे घर लेके आता है, शाम को दूध भी तेरी माँ तुझे पिलाती है, बेटी पढ़ना। तो उनने शोध किया ये ज्ञान बांट ले, तो इनके ज्ञान बांटना बंद करो। तो उन लोगों ने हमारी पेंशन खत्म की, ताकि रोटी की गारंटी नहीं रहेगी, तो बड़ा बड़ा रोटी के चक्कर में लगा रहेगा कि रोटी पहुंच देगी या नहीं देगी, ये रोटी को ज्ञान
पड़ोसन देखा, देखिए फलाने का बेटा दरोगा बन गया, सिपाही लगा, तू भी दरोगा बन जाएगा। पुरुषों अच्छा इनका मान सम्मान बढ़ रहा है, तो उन्होंने डिमोशन किया, प्रमोशन का बिल फाड़ दिया और दरोगा बनाया तो दरोगा ही बना रहेगा। प्रमोशन जैसा सबका होता है वैसा ही होगा, आरक्षण वहां पे नहीं है। समाप्त। फिर उन्होंने सोचा अब भी पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसलिए पढ़ रहे तो 5वीं बोर्ड खत्म किया, 8वीं बोर्ड खत्म किया। जब जिसका एग्जाम नहीं होगा बच्चे क्यों पढ़ेंगे? फिर हमने जैसे तैसे करके मेहनत मजदूरी करके फिर भी प्राइवेट में भेजने लगे, तो उन्होंने क्या काम किया? शिक्षा में धंधा किया। स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फीस, एग्जाम फीस, एनुअल फीस और जूते जुराते और किताब जहां से लेना उसकी भी दुकान दे, शिक्षा में धंधा किया और फिर भी पढ़ रहे थे। तो इनकी कंपनी में बोले 27,07,564 प्राइमरी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि जो सबसे कमजोर समाज है वो लड़ाई नहीं करेगा। इनके स्कूल मत करो, पहले कमजोर को मारो, बाद में इनका रोजगार छीनो, वो कमजोर होगा, उसके बच्चे कहां जाएंगे? 2.5 लाख स्कूल बंद कर दिए तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद में आवाज उठाई और भीमराव में अगर समाज पार्टी के लोगों ने ज्ञापन सौंपे तो सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। इन्होंने सोचा कि ये स्कूल बंद कर देंगे, इनके एक बार गिरा दो तो पूरा गिराव अपने आप गिर जाएगा। फिर ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसा राष्ट्र, किसको अधिकार होगा, किसको नहीं होगा? और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, पटेल जी हो, आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, मोहन भागवत हो, बाल ठाकरे हो और धीरेन्द्र शास्त्री हो, इनकी बहन, इनकी बेटी, इनकी भांजी, भतीजी मुसलमान नेताओं के घर में है। मुसलमान नेता इनके दामाद है, तो ड्रामा नहीं कर रहे, ऊपर तो रिश्तेदारी और जनता को लड़ा रहे हैं। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। अगर कभी कोई मुस्लिम कहने लगे हमको अपना देश दे दो, हम 20% तो यही सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री को मदद कर रही है, यात्रा में शामिल हो रही है, पुलिस प्रशासन यही उनको गोली से भूल देंगे कि आतंकवादी है। और अगर हम भूखंड राष्ट्र मांगने लगे तो हमको भी गोली से भूल जाएगा। कल को सिख मांगने लगे तो भारत के संविधान के अनुसार नहीं चल रहे। आज भी देश में अगर 80 लाख लोग भुखमरी का शिकार है, राशन की लाइन में लगते हैं, तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिनके हाथों में भारत का संविधान है। आज भी करोड़ों लोग बिना छत के रहते तो वही जिम्मेदार है जिनकी जिम्मेदारी थी कुंभ के मेले में। मुझे बात नहीं बतानी चाहिए लेकिन बता रहा हूं बेशर्म होकर, इसमें कोई शर्म भी नहीं है। कुंभ के मेले में इनके पास में कंडोम बांटने का है। जब वहां पर संत जा रहे हैं तो वहां क्या जरूरत है इसकी? इसका मतलब संत नहीं है, बलात्कारी लोग जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है उसका बजट है, लेकिन शिक्षा का बजट उनके पास नहीं है। हमारे बहन बेटों के इलाज का बजट यानी कि चिकित्सा का भी बजट नहीं है। पाखंड के लिए, अनुशासन के लिए बजट है, लेकिन शिक्षा का बजट नहीं है, क्योंकि जो वहां बैठे बोल ही नहीं रहे। एक आदमी बोल रहा है, उसको सपोर्ट किया आप लोगों ने तो बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद और पैदा हो गए और चले गए तो हम इन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे परमानेंट, फिर कभी ये नहीं बैठ पाएंगे हुकूमत में।
प्राइवेट बंद करेंगे परमानेंट। नेता का, अधिकारी का, व्यापारी का, किसान का, मजदूर का, सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही जैसी शिक्षा लेंगे, एक ही जैसी वर्दी होगी, कोई ऊंच कोई नीचे नहीं होगा, शिक्षा में भेदभाव नहीं होगा। अगर शिक्षा में भेदभाव रहेगा तो अमीर आगे बढ़ जाएंगे, गरीब पिछड़ जाएंगे, और अमीर भी वो जो सत्ता में रहेंगे, बाकी नहीं। जैसे इन्होंने हमारे सरकारी अस्पतालों को डैमेज कर रखा है, हम सरकारी अस्पतालों को इतना बेहतरीन बना देंगे कि प्राइवेट से बनाएंगे, क्योंकि जो बजट इनका पाखंड पे लगता है ना, वो बजट हम चिकित्सा पर लगाएंगे, शिक्षा पर लगाएंगे। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अगर आराम से पैदा हो रहा ना बच्चा, तो डॉक्टर कहता है भाग के, जब बच्चा खतरे में, पैसे जमा करो, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट फाड़ देता है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उसमें दोष उसका नहीं है, सिस्टम का दोष है, व्यवस्था का दोष है, और व्यवस्था जिनके हाथ में उनकी नीयत में खोट है। मैं देश के लोगों एक उदाहरण अंत में देख के अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सुन रहे हो तो मैं भी अपनी बात कह रहा हूं। एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। एक आदमी रूस में अमीरों की सरकार थी, गरीब गुलाम होते थे, तो गरीब खड़ा हुआ तो रूस के अमीर लोगों ने, अमीर सरकार ने उसे फांसी की सजा सुना दी, और उसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले फांसी के तख्ते तक मैं नकाब नहीं पहनूंगा, और मैं गाड़ी में बैठ के नहीं पैदल जाऊंगा, वो भी शहर के बीचों बीच से। तो प्रशासन जब शहर के बीचों बीच से लेके जा रहा था, तो उसके बारे में जो लोग जानते थे उसके पीछे चलने लगे, और हजारों लोग उसके पीछे हो गए। जो बहन बेटियां जा नहीं सकती थी, वो आंख से विदा करने लगी, और रो रो के कहने लगी हमारी लड़ाई लड़ने वाला आज फांसी के तख्ते पर लटक जाएगा, आखिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? लेकिन उस गरीब का सीना चौड़ा हो गया कि मैंने क्रांति कर दी, अब मेरे